अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे साइंस और फिज़िक्स के बारे में कि साइंस क्या होती है और फिज़िक्स क्या होती है, और फिर हमने थोड़ा लिस्ट आउट किया था ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को। तो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, तो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में सबसे पहले ब्रांच आती है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे पास मैकेनिक्स होती है कि जो भी बॉडीज़ हैं हमारी वो रेस्ट या मोशन में हैं, तो उनकी स्टडी। तो एक्चुअली मैकेनिक्स में हम बॉडीज़ की स्टडी करते हैं जो भी रेस्ट में है या मोशन में। तो मैकेनिक्स हमारे पास होती है कि मैकेनिक्स में मोशन की हम बेसिकली स्टडी करते हैं। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज मेनली कंसर्न विद मोशन। तो बेसिकली मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं। जो भी बॉडीज़ रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो उनकी स्टडी हम एक्चुअली मैकेनिक्स में करते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है। ग्रेविटेशन। तो मैकेनिक्स में हम न सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं कि जो भी हमारे पास बॉडीज़ हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है, उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें ग्रेविटी भी आ जाती है कि हम ग्रेविटी की भी स्टडी करते हैं। इसमें फिर ग्रेविटी के लॉज आ जाते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, और फिर मोशन में हमारे पास लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं। तो मैकेनिक्स में हम मोशन की भी स्टडी करेंगे और ग्रेविटी की भी स्टडी करेंगे। अब मैकेनिक्स के 2 टाइप्स हैं। स्टैटिक्स और डायनामिक्स। इन 2 टाइप्स को हमने पहले भी ये लिस्ट आउट किया था। अब देखते हैं कि इनमें क्या होता है। जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैकेनिक्स में हम बॉडीज़ जो रेस्ट में है या मोशन में है उनकी स्टडी करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिक्स में हम जो बॉडीज़ रेस्ट में है उनकी स्टडी करते हैं, और सिमिलरली डायनामिक्स में हम जो बॉडीज़ मोशन में है
उनकी स्टडी करते हैं। तो जब बॉडी मोशन में होती है तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो कोई भी बॉडी मोशन में तब जाती है जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करती है। तो उस फोर्स की बेसिस पे एक्चुअली हमारे पास डायनेमिक्स की टू टाइप्स हैं। डायनेमिक्स की टू टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अगर हम बॉडीज़ की स्टडी करें लेकिन जो उन पर फोर्स लग रही है, बॉडीज़ मोशन में तो है लेकिन अगर जो उन पर फोर्स लग रही है उसकी स्टडी नहीं करें, उसका रेफरेंस नहीं लें, जस्ट हम सिर्फ बॉडी की स्टडी करें जो मोशन में है, तो फिर हमारे पास काइनेमेटिक्स में आ जाता है। और अगर हम विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स बॉडीज़ की स्टडी करें इन मोशन तो हमारे पास काइनेटिक्स में हो जाता है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लें, स्टैटिक्स को भी पढ़ लें, डायनामिक्स को भी एक बार पढ़ लें, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को भी एक बार पढ़ लें। द स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स। अगर हम फोर्स जो लग रही है उसकी स्टडी नहीं करें, जस्ट जो बॉडी है उसकी स्टडी करें तो वो काइनेमेटिक्स, और जो अगर विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स स्टडी करें तो वो काइनेटिक्स। This was all about the mechanics. Let's jump to the second branch. थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम हीट के बारे में पढ़ते हैं और टेम्परेचर के बारे में, कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, और फिर उनका एनर्जी और वर्डन के साथ रिलेशन क्या है, वो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं।
तो थर्मोडायनामिक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर and the relation of energy and work. The study of heat and temperature and the relation with energy and temperature. तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि हीट हमारे पास क्या होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, और फिर टेम्परेचर क्या है, और हीट और एनर्जी का, टेम्परेचर का एनर्जी और वर्क डन के साथ क्या रिलेशन है। हम पढ़ेंगे कि भाई एप्लीकेशंस में जब आएंगे और इंजन्स में हम जब पढ़ेंगे तो इंजन में ऐसा होगा कि जो हमारे पास सिस्टम होता है, सिस्टम में हम हीट देते हैं सिस्टम को, और जब सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की वजह से वो वर्क डन करता है। वो थोड़ा एडवांस है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर में, इंटर में, तो उसमें फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन एनर्जी और वर्क डन के साथ रिलेशन इनका ऐसे है कि जब हम हीट दें और फिर वर्क डन हो या एनर्जी सिस्टम को एनर्जी मिले। सेकंड थर्ड टाइप, ये सेकंड थी, थर्ड टाइप ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है कि व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। ऐसा है कि ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं। लाइट की स्टडी से क्या मरा है यहाँ पर, लाइट की स्टडी करेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, कि जैसे हमारे पास लाइट की इंटरफेरेंस है, लाइट की डायफ्रैक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। The fourth one, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास एक तो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाती है, और मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द इंटर रिलेशन, द स्टडी ऑफ
इंटर रिलेशन। ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से कैसे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो वो हमारे पास लॉ आता है कि भाई चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, देखिए वाइस वर्सा, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन चीज़ों की एक्चुअली स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि ये कैसे आप दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म कैसे आप में आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये टू टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे। कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ the study of charges at rest, or magnetism, study of magnetic properties of materials। हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी एक्चुअली हम मैग्नेटिज्म में करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस हमारे पास रेस्ट में होती हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, तो इन चीज़ों की स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। एक्चुअली जब चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन जैसे ही चार्जेस मोशन में आ जाती हैं तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाता है, क्योंकि जब चार्जेस मोशन में होती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती हैं। और फिर एक फील्ड को चेंज करने से दूसरी फील्ड प्रोड्यूस होती है, दूसरी फील्ड को चेंज करने से वो पहले वाली फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इन प्रोसेस की स्टडी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। मैग्नेटिज्म में हम फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल की, कि जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेटिक बार है, बार मैग्नेट, तो इन चीज़ों की स्टडी, जैसे बार मैग्नेट हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और इसी तरह हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है, तो इन चीज़ों की स्टडी फिर हम मैग्नेटिज्म में करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नेक्स्ट हमारे पास टाइप है अकोस्टिक्स, नंबर 5। अकोस्टिक्स में हम बेसिकली
साउंड की स्टडी करते हैं, जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो अकॉस्टिक्स को इसे डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में वही प्रॉपर्टीज और साउंड वेव्स की एप्लीकेशंस। साउंड वेव्स की स्टडी करते हैं, साउंड की स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, साउंड की प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस कि साउंड की कहाँ कहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशंस है। इन चीज़ों की स्टडी हम अकॉस्टिक्स में करते हैं। इसमें हम साउंड की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड की स्पीड क्या है, एयर में क्या है, वैक्यूम में क्या है, और एप्लीकेशन में फिर हमारे पास बीट्स आ जाती हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास कैसे जो है डिफरेंट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इन चीज़ों की स्टडी हम अकॉस्टिक्स में करते हैं। हमारे पास एयर कॉलम आ जाता है, बोथ साइड्स ओपन, वन साइड क्लोज, और बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटरफेरेंस भी आ जाती है, साउंड की सुपरपोजिशन आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम अकॉस्टिक्स में करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे कि नाम से ही जाहिर है, न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली हम न्यूक्लियस ऑफ द एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस ऑफ एटम में हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं कि न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास, और फिर क्वार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स की, जैसे हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। नेक्स्ट टाइप क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स क्या है? क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली इसमें हम पार्टिकल और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं इसमें क्वांटम फिजिक्स में, लेकिन इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि हम जो हमारे पास मैटर और एनर्जी है ना, उनको एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर जाके उनकी स्टडी करते हैं। अब इसको आप केमिस्ट्री के साथ मिक्स ना करें कि भाई मैटर और एनर्जी की स्टडी माइक्रो लेवल पे, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके हम जब की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट है केमिस्ट्री से। तो क्वांटम फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर जाकर उनकी स्टडी करते हैं, स्मॉल स्केल्स पे।
एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हमें पता है कि जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, वो अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा स्मॉल होगा वो उतना तेज़ मूव करेगा। तो क्या होता है कि जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं। इतनी उनकी स्पीड होती है जो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब जब उनकी स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है तो वो बिहेव करने लगते हैं एज अ वेव। उनका जो पार्टिकल नेचर है वो उनका चेंज हो जाता है, वो बिहेव करने लगते हैं एज अ वेव। एक पार्टिकल बिहेव कर रहा है एज अ वेव। सिमिलरली हमारे पास जैसे लाइट है, लाइट वेव है हमारे पास, लेकिन लाइट भी कभी कभार जो है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। कि भाई जब हमारे पास हम पढ़ेंगे जब आगे कि लाइट हमारे पास एज अ पार्टिकल कैसे बिहेव करती है। तो एक वेव हमारे पास बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल और पार्टिकल बिहेव कर रहा है एज अ वेव। इंटरेस्टिंग, राइट? तो इन चीज़ों की स्टडी हम करते हैं क्वांटम फिजिक्स में, कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बहुत अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। क्वांटम फिजिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर हम इनके क्वांटम फिजिक्स के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास कुछ उसमें कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास एक तो वेव नेचर, वेव पार्टिकल नेचर, डुअलिटी आ जाती है। अब ये वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है? मतलब हमारे पास लाइट का एज अ वेव और एज अ पार्टिकल बिहेव करना। कभी वो एज अ वेव बिहेव कर रही है, कभी वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। तो ये चीज़ हम क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। दूसरा हमारे पास क्वांटाइजेशन आ जाती है। क्वांटाइजेशन थोड़ी एडवांस चीज़ है। ये जब हम स्टडी करेंगे इन टॉपिक्स को, क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसमें हमें ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम डिफाइन करना चाहूँ तो हमारे पास जब वेव, जब लाइट है ना, लाइट हमारे पास जब एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, तो एक थ्योरी है उसके मुताबिक जो लाइट का जो पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल, उसको एक्चुअली हम एक क्वांटा कहते हैं। कि भाई अगर लाइट का एक पार्टिकल है तो वो क्वांटम हो गया, एक क्वांटम। और अगर ज़्यादा है तो फिर क्वांटम। तो एक्चुअली ये चीज़ है। और क्वांटाइजेशन कहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ उसकी जो क्वांटिटी है ना, वो हमारे पास एज अ होल हो। मतलब या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये क्वांटाइजेशन है। तो क्वांटाइजेशन में हमारे पास ये है कि जब लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, तो वो जब एनर्जी ट्रांसफ़र करती है तो वो एनर्जी क्वांटाइज्ड एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। हमारे पास एक क्वांटा मतलब 1, 2, 3, 4 इसी मतलब फॉर्म में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए क्वांटाइजेशन उसे कहते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो हम क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करेंगे, वो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है।
अब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमें अभी समझ में नहीं आएगा, जस्ट लाइक क्वांटाइजेशन, क्योंकि इसके लिए वो जो बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों का पता होना लाजमी है। तो ये हम पढ़ेंगे इंटर में, बहुत आगे है ये हम पढ़ेंगे। अगर हम फेडरल बोर्ड में हमारे पास ये मॉडर्न फिजिक्स के नाम से चैप्टर है और कुछ बुक्स में ये डॉन ऑफ फिजिक्स के नाम से है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पूरी की पूरी हमारे पास क्वांटम फिजिक्स है और उसमें डिफरेंट दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक स्पेशल है एक जनरल है। हम स्पेशल स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम करेंगे क्वांटम फिजिक्स में। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? एट्थ टाइप है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स या इसको एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में एक्चुअली हम स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स, इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है और भी सारी बहुत सारी चीज़ें जो स्पेस में, एक्चुअली स्पेस की स्टडी है। स्पेस में जो भी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास मेटॉइड्स आ जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों की स्टडी हम एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स भी मेरे ख्याल से 9 मैट्रिक में 1-2 चैप्टर होगा इसका, लेकिन फिर फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं है एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स हमारे पास द स्टडी ऑफ अभी कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वही स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज। कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, आई डोंट नो बट व्हाटएवर। तो द स्टडी ऑफ कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। तो हमारे पास स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की स्टडी हम एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में। अच्छा जी, लास्ट टाइप और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है, वो ब्रांच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिजिक्स में हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं फर्स्ट ईयर इंटर में। प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स नाम सुन के हमारे जहन में क्या आता है, क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास क्या हो सकती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैस। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द फोर्थ वन प्लाज्मा। एक्चुअली प्लाज्मा फिजिक्स में हम एटम की, मैटर की
फोर्थ स्टेट की स्टडी करते हैं। अब फोर्थ स्टेट में होता क्या है, चेंज क्या है। जैसे हमारे पास सॉलिड है कि उसमें एटम्स जो हैं सारे वो क्लोजली बाउंड होते हैं, लिक्विड में थोड़े वो डिस्टेंस आ जाता है और गैस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो स्टेट है उसमें हमारे पास एटम आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज मतलब उसमें जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, पूरा का पूरा एटम आयोनाइज है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे उसने लॉस कर दिए हैं, या उसने बहुत ज़्यादा एटम्स ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, या पूरे उसने जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए हैं। तो एटम की जो स्टेट है वो आयोनाइज स्टेट होती है, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। हमारे पास एटम में जो प्लाज्मा है ना उसमें हमारे पास एटम एक्चुअली लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे कह सकते हैं कि जो एटम है उसमें जिसको न्यूक्लियस है उसके जो सारे शेल्स हैं वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पूरे के पूरे उसने लॉस कर दिए। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की स्टडी आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं इसको। तो उसकी स्टडी अगर हम करें तो वो हमारे पास प्लाज्मा है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, प्लाज्मा हमें कहाँ पर दिखता है, रेयर है लेकिन हम अक्सर बस नोट नहीं करते, लेकिन हमें दिखता है। आपको याद है वो जो गांव में और हमारे पास जो बल्ब यूज़ होते हैं, टंगस्टन बल्ब्स जो येलो कलर के होते हैं, एक्चुअली वो जो टंगस्टन बल्ब है ना उसमें जो वो जो येलोइश हमारे पास चीज़ होती है वो एक्चुअली प्लाज्मा है, क्योंकि उसमें हमारे पास एटम जो है वो अपनी आयोनाइज स्टेट में है। तो हमारे पास टंगस्टन बल्ब आ गया। और इसकी बहुत सारी दूसरी भी एप्लीकेशंस हैं। तो टंगस्टन बल्ब है। और अब अगर आपके पास क्वेश्चन रेज होता है कि हम प्लाज्मा जो है, एक्चुअली प्लाज्मा जो स्टेट है ना एटम का, ये जो स्टेट बनाने के लिए, एटम को आयोनाइज करने के लिए कम्प्लीटली, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एटम को, तब जाके वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, जब इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल जाते हैं, फिर जाके हमारे पास प्लाज्मा बनता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है या गेन करता है तो वो प्लाज्मा बन जाता है, क्योंकि वो आयोनाइज स्टेट में है। बिल्कुल यू आर राइट, वो आयोनाइज स्टेट में होता है, लेकिन उसकी जो आयोनाइजेशन स्टेट की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। यू कांट इवन सी दैट, जस्ट स्मॉलर देन सेकंड्स। वो जैसे ही आयोनाइज होता है एटम, वो फौरन दूसरे किसी एटम के साथ बॉन्ड बना के और वो उसकी आयोनाइजेशन स्टेट अपनी ख़त्म करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और एटम के पूरे इलेक्ट्रॉन्स वो जब लॉस कर लेता है फिर जाके वो अपना आयोनाइज स्टेट में होता है। अगर हम एक या दो इलेक्ट्रॉन्स उसके लॉस कराएं या गेन करवाएं और वो आयोनाइज स्टेट में आ जाएगा, लेकिन फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा, ड्यूरेशन इसकी बहुत ज़्यादा कम होगी, फ़ौरन बॉन्ड बना के दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही रेयर है और बहुत मुश्किल है एटम को आयोनाइज करना कि भाई उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो, कपली मतलब बहुत टाइम के लिए वो आयोनाइज स्टेट में रहे, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कहते हैं कि टेम्परेचर तकरीबन कोई 1000+ आराम से 2000 3000 समथिंग टेम्परेचर देंगे तब जाके फिर वो
आयोनाइज स्टेट में रहेगा बहुत टाइम तक। दूसरी अगर एग्जांपल हम देना चाहें तो वो ये है कि बिग बैंग थ्योरी। आपने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी क्या थी कि हमारे पास जो है ना, कहते हैं कि अगर हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंप्रेस करें, अब यूँ समझें कोई कोई समवन जो पूरे यूनिवर्स के ऊपर है और वो पूरे यूनिवर्स को कंप्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है वो, वी कांट इवन इमेजिन। हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं कि जैसे समवन वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंप्रेस कर रहा है। अब पूरे के पूरे यूनिवर्स को हम अगर इतना कंप्रेस कर लें, कंप्रेस करते जाएं, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर लें, इतना कंप्रेस कर लें पूरे के पूरे यूनिवर्स को कि वो एक स्मॉल पॉइंट बन जाए, पूरा का पूरा यूनिवर्स, उसको पूरा हमने कंप्रेस कर लिया और इतना ज़्यादा कंप्रेस कर लिया जो कि वो एक पॉइंट बन गया। अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो वो पॉइंट मतलब अगर ये पूरा पूरा यूनिवर्स है तो उसको इतना कंप्रेस कर लें कि ये हमारे पास वो इस पॉइंट में, और ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉइंट है। पूरे यूनिवर्स को हमने इस पॉइंट में जो है आई डोंट थिंक ये आपको नज़र भी आ रही होगी। तो अगर हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को इस पॉइंट में कंप्रेस कर लें, इतना कंप्रेस कर लें कि वो बस एक पॉइंट बन जाए, पूरा का पूरा यूनिवर्स, और ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने पॉइंट बनाई है, वो इससे भी ज़्यादा स्मॉल, इतनी स्मॉल कि हमें नेकेड आई से नज़र भी नहीं आएगी। ये तो मुझे नेकेड आई से नज़र आ रही है, वो इतनी स्मॉल पॉइंट होगी कि हमें नेकेड आई से नज़र भी नहीं आएगी। इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो पूरा यूनिवर्स बनाया है वो कुछ नहीं से सब कुछ बनाया। अब कुछ नहीं से सब कुछ बनाने का मतलब क्या है कि वो मतलब इतनी स्मॉल पॉइंट थी कि नेकेड आई से नज़र भी नहीं आएगी। तो वो पॉइंट थी। अब आप सोचें ज़रा, इमेजिन, लेट्स जस्ट इमेजिन कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को हमने कंप्रेस कर लिया, और इतना कंप्रेस कर लिया कि जस्ट इमेजिन कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, पूरा का पूरा यूनिवर्स कंप्रेस्ड। अब ऐसा है कि हमने एक बलून लिया, एक बलून में हम हवा भरते गए, उसको फिल करते गए, तो एक टाइम आएगा कि वो उसमें इतनी ज़्यादा वो एयर जो इतनी भर देंगे हम कि वो पूरी की पूरी एयर कंप्रेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और वो फट जाएगा, पूरा का पूरा बलून फट जाएगा और पूरी एयर जो है वो फैल जाएगी। कुछ ऐसा ही प्रोसेस हुआ। पूरे के पूरे यूनिवर्स को जब कंप्रेस, पूरा का पूरा यूनिवर्स कंप्रेस हो गया। अब ये कंप्रेस किया गया कंप्रेस किया गया, क्या हुआ आई डोंट नो, उसको छोड़ दें, वो उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होगी। तो स्टार्ट हमें यूनिवर्स की स्टार्ट ऐसे ही लेते हैं कि भाई एक पॉइंट थी, उससे सब कुछ बना। तो ठीक है, ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास एक बलून है, उसको हमने एयर उसमें फिल करते गए और टाइम आएगा कि वो फट जाएगा, बलून फट जाएगा और हवा जो है उसमें वो इर्द गिर्द फैल जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ। इतना हमने इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर लिया पूरे यूनिवर्स को कि वो फट गया। वो मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसमें एक धमाका हुआ, इतनी ज़्यादा एनर्जी हुई जैसे बलून में होता है, बलून फटता तो आवाज़ करता है, धमाका होता है। इसी तरह ये भी हुआ कि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी ऐसे होता है, उसमें भी क्या होता है कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एनर्जी की वजह से वो फट जाता है और फिर हमारे पास धमाका हो जाता है। सिमिलरली ऐसा हुआ, यहाँ पर एक धमाका हुआ, धमाका देके जो पूरा का पूरा यूनिवर्स था ना वो फैल गया हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्स एक फैल गया। लेकिन जो वहाँ पर जो भी हमारे पास मैटर था, जो भी चीज़ थी ना वहाँ पर, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, कोई थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर हो जाए, थाउजेंड्स ऑफ केल्विन उसका टेम्परेचर था उन चीज़ों का। तो कहते हैं कि तब जो हमारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्स था, पूरा का पूरा मैटर, ऑल द मैटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरा का पूरा मैटर हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में था। इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स जो है ना, जीरो इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट न्यूक्लियसेस हैं। क्या हुआ फिर जब उनका टेम्परेचर हमारे पास कम हुआ है, टाइम हो रहा है, तो टेम्परेचर जब उनका कम हुआ तो एटम जो है वो आपस में करीब आए और न्यूक्लियस आपस में करीब आए, बॉन्ड्स बनाने लगे, बहुत सारे प्रोसेस हुए। इवन न्यूक्लियस भी हमारे पास ब्रेक हो गया था, एटम भी हमारे पास ब्रेक हो गया, आयोनाइज्ड स्टेट में एटम,
लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस है ना, वो भी हमारे पास ब्रेक हो गया। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सारी की सारी चीज़ें बाहर, कुछ भी नहीं था, हर चीज़ अलग अलग, कोई भी चीज़ कंप्रेस नहीं, पूरी की पूरी चीज़, हर चीज़ अलग अलग थी। तो तब जो पूरा का पूरा मैटर था हमारे पास, वो प्लाज्मा स्टेट में था। सो जनाब, दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट ले लिया, साइंस थोड़ा डिस्कस कर लिया, फिर फिजिक्स पर आ गए, फिजिक्स क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे कोर्स पर कि हम कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मेरे ख्याल से जो हम स्टार्ट लेंगे तो उसमें हमारे पास पहले चीज़ आती है कि यूनिट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट्स की स्टडी करेंगे। कुछ सिस्टम्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इन चीज़ों की स्टडी कर लेंगे, फिर हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो